कि आप सब गांवों से आए हैं, ग्रामीण रक्षा समिति के लोग काफी दिखाई दे रहे हैं। गांव में आप खेती करते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। खेती करने वाले किसानों के सामने आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया है। वो संकट ये है कि किसानों की जिंदगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्ययन किया था महाराष्ट्र राज्य में, और वो अध्ययन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इनके जीवन में खर्चे की स्थिति क्या है। तो उसके लिए कुछ गांवों में मैं घूमा था, कुछ परिवारों में सर्वेक्षण किया था, तो पता चला कि किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है खेती का, और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डीएपी का। मैंने हर एक किसान के घर घर में जाके आंकड़े इकट्ठे किए, तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है जिंदगी में, तो 60 रुपए का खर्चा यूरिया डीएपी का है, और 20 रुपए का खर्चा कीटनाशक दवाएं छिड़कने का है। एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, 20 किस्म की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का, इनकम का 20% खर्च कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, हमारे घर में परंपरा से खेती होती है। हम सब जो किसान खेती करते हैं, एक साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं भारत के किसान। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर सब मिलाकर 21 करोड़ टन। इस 21 करोड़ टन अनाज को बाजार में बेचें तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है। अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 10 लाख करोड़ रुपए जो आता है 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहां है? किसानों की एक साल की पूरी आमदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश। और जो किसान जानवर पालते हैं, गाय बैल भैंस पालते हैं और उसका दूध बेचते हैं, उनकी आमदनी और 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की है। और जो किसान फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब 15 लाख करोड़ की आमदनी अगर किसानों की एक साल में होती है, तो हर किसान को इस देश में लखपति करोड़पति होना चाहिए। लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोडपति है, बैंक का कर्जदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रैक्टर गिरवी रखा हुआ है, बैल गिरवी रखे हुए हैं, गाय गिरवी रखी हुई है, गहने घर के गिरवी रखे हुए हैं। ऐसी हालत सब किसानों की है। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है, ये जाता कहां है 15 लाख करोड़? फिर मैंने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय को, और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, दूध आदि बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उनकी साल की आमदनी 15 लाख करोड़ की है, इनके खर्चे का क्या तरीका है वो जरा मुझे जानना है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमदनी करते हैं साल की, उस आमदनी का 4,80,000 करोड़ तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, और करीब 2,20,000 करोड़ खर्च हो जाता है एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान जैसी दवाएं खरीदने में। अब 4,80,000 करोड़ गया यूरिया डीएपी में, 2,20,000 करोड़ चला गया दवाएं खरीदने में, 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही डूब गया किसानों का। फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा वो कहां जाता है? तो फिर एक मंत्रालय को मैंने प्रश्न किया था, उनका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय। उनके यहां मेरी चिट्ठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है, तो 7 करोड़ परिवार मिलकर ये मुकदमे लड़ रहे हैं। और ये मुकदमे आजादी के 62 साल से चल रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख
पड़ती ही जा रही हैं। किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है, न्यायाधीशों की जेब में जा रहा है। मुकदमे का फैसला होता नहीं, पैसा किसानों का खर्च होता रहता है। मैंने ये 3.5 करोड़ मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो 500 रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो, न्यूनतम। और कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं 5 लाख रुपए फीस ले लेते, ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश। तो 500 रुपए सबसे कम और 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा। मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमेबाजी में हर साल करीब 2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है, इन मुकदमेबाजी। और मुकदमे कैसे हैं? मेरे गांव का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूं। मेरे गांव में 2 किसान मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते। मामला क्या है? 2.5 एकड़ जमीन का मुकदमा है। एक किसान कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। 36 साल से केस चल रहा है। पहले लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला गया। अब वो केस में 2.5 एकड़ जमीन मिलने वाली है, या तो इसको या तो उसको। और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड़ जमीन बिक चुकी है वकील को फीस देने। ऐसे होशियारी के काम हमारे किसान कर रहे हैं। अब भैया फैसला कर लो, 1.25 एकड़ तुम ले लो, 1.25 एकड़ मैं ले लूं, बात खत्म हो जाए, फालतू वकील के पास तो ना जाए। तो वो दोनों किसान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं फैसला कर लूं, वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो किसानों की मुकदमेबाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, वो 9 लाख करोड़ हो गया। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें, दवाएं खाएं, उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान। 2.5-3 लाख करोड़ उसमें खर्च हो जाता है। तो बचता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में, सारी इनकम आई और चली गई और फिर किसान कर्जदार हो जाता है। तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया, वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमदनी उतनी ही बढ़ा सकता है। जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फालतू खर्चे घटाओ। तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं? सबसे बड़ा खर्चा है, उसी को खत्म करो, यूरिया का खर्चा, इसको घटा दो, यूरिया मत खरीदो। दूसरा बड़ा खर्चा है डीएपी का, यह भी मत खरीदो। तीसरा बड़ा खर्चा है कीटनाशक दवाओं का, एंडोसल्फान, मेलाथियान वगैरह, ये भी मत खरीदो। फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें? खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूं आपको। मैं भी खेती करता हूं, आप भी वैसे ही खेती करो। 15 साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करते थे। अब हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया है। ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते। तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं? गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, बैल का गोबर डालते हैं, उससे खेती करते हैं। फिर आप बोलेंगे ये गाय बैल भैंस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं। 15 साल पहले जो किसान यूरिया डीएपी डालते थे, 1 एकड़ में उनको 30 मीट्रिक टन गन्ना होता था। अब वही किसान गाय का, बैल का, भैंस का गोबर डालते हैं, 1 एकड़ में उनको 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए 1 एकड़ खेत में यूरिया डीएपी डालकर 12 क्विंटल गेहूं करते थे, अब वही किसान 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूत्र डाल के। 15 साल पहले जिन किसानों की 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास आती थी,
अब गोबर गोमूत्र डालकर उनकी 7 कुंटल कपास आती है, माने उत्पादन अच्छा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है, इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं, फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं, नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं, जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? 1 एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान। गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो। एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़। और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर। चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है, क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं। वो डाल दो 1 किलो। या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो। तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा। और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ, इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा, गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई
तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है, इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ। परिणाम क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं। और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं, केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं। और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है। अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना, तो केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे, कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता है। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और 1-1 लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे, बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते, जहां डीएपी लगता है सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती है। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने। तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर? उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं। कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है। नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है, उसको आकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आकड़ा कहते हैं, उसको अकौआ भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं। ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा। पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको। हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आंकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें आधा-पौना किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, आधा किलो लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये
1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है। और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गई। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो। 1-1 साल 2-2 साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया। और अब तीसरा एक काम और कर लेना कि बीज जब खेत में डालते हैं तो बीज को खेत में डालने से पहले संस्कारित कर लेना। और संस्कारित कैसे करना? मान लो बीज लगाना है हमको गेहूं का, तो गेहूं का बीज लेना, पहले बीज बोने से 2 दिन पहले उसको 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र और 100 ग्राम चूना, चूना आप समझते हो, कलई चूना, 100 ग्राम कलई चूना, 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो। कलई चूना को मिलाने का तरीका है कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो गर्म कर देगा, फिर ठंडा हो जाए तब उसको गोबर और मूत्र में मिला लो। मिला के ये घोल में गेहूं का बीज डाल दो और रात में डाल दो, सवेरे उस बीज को निकाल लो, निकाल के उस बीज को छांव में सुखा दो, और छांव में जब बीज सूख जाए फिर उसको खेत में लगाओ। तो इस बीज पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतजाम पहले ही हो जाता है, तो खर्चा बच गया और उत्पादन ज्यादा आता है। तो बीज संस्कार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीटनाशक का तरीका बता दिया। और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान का 7 लाख करोड़ रुपया साल का हम बचा सकते हैं। और ये रुपया बचा के गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है, क्योंकि भारत स्वाभिमान अगले साल से 1000 दुकानें खोलने जा रहा है पूरे देश में, जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चना मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक, एकदम शुद्ध देशी खाद का बनाया हुआ, गोबर का बनाया हुआ गेहूं, चावल, चना, दाल मिले। ऐसी 1000 दुकानें हम खोल रहे हैं। उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे, और आप बेचकर अपना मुनाफा रखो। दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा। वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलाना चाहते हैं। तो हम बेचने में मदद करेंगे, आप उत्पादन करो। और जब ये उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते हैं, और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे, 4 गुना मुनाफा आएगा। मैंने लंदन में देखा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डीएपी का आलू है 1 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, और गोबर गोमूत्र का आलू है 4 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो। 4 गुना महंगा बिकता है। मेरे कई दोस्त हैं, वो किसान हैं, महाराष्ट्र में आम की खेती करते हैं। वो गोबर गोमूत्र का आम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक आम की कीमत 65 रुपए मिलती, और यहां यूरिया डीएपी का आम बेचते हैं तो 15 रुपए किलो में सब चला जाता है। कहां 65 रुपए का एक आम, कहां 15 रुपए का 1 किलो। तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध हो, तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं। और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है, क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है, होलेस्ट्रियन और फ्रीजियन है, उसका गोबर ही काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार, उसका मूत्र भी काम का नहीं। देशी गाय है ना, उसी के गोबर में ताकत है। जर्सी और विदेशी गाय का गोबर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसमें जब गोबर लेना तो देशी गाय का, और मूत्र लेना तो देशी गाय का। और एक छोटी सी आखिरी बात कहता हूं किसानों के लिए, कि जिस गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालो 7 लाख करोड़ बचे, इसी गाय का, देशी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो 6 लाख करोड़ और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी। और गाय का मूत्र पियो तो सब बीमारी मिट जाएगी।